हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपने पिछली क्लास कर ली होगी। इस क्लास में बच्चों हम आगे का वाटसन एंड क्रिक का मॉडल देखते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 मॉलिक्यूल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, एक होता है बच्चों शुगर का मॉलिक्यूल, और एक होता है बच्चों नाइट्रोजनस बेस। ये जो शुगर का मॉलिक्यूल होता है वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में शुगर के मॉलिक्यूल का नाम राइबोज मॉलिक्यूल होता है। नाइट्रोजनस बेस बच्चों हमने देखे थे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये चारों नाइट्रोजनस बेस सिर्फ डीएनए में मिलेंगे, और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये चारों नाइट्रोजनस बेस आपको आरएनए में मिलेंगे। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस की हमने स्ट्रक्चर नहीं देखी थी। शुगर की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री में भी है। नाइट्रोजनस बेस की स्ट्रक्चर आपको मॉलिक्यूल में नहीं बनानी है। आपसे अगर अलग से केमिस्ट्री में पूछा जाए उसकी स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया था। और यहाँ पर हमने कुछ बॉन्ड्स देखे थे कि फॉस्फेट और शुगर के 5 प्राइम कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। दूसरा बॉन्ड हमने देखा था कि शुगर मॉलिक्यूल के 1 प्राइम कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है ना। जिस एंड की तरफ से फॉस्फेट एंड दिखाई दे, यानी कि फॉस्फेट एंड इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पीछे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं आया। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे फॉस्फेट एंड तुम्हें दिखाई नहीं देगा इस जगह पे, अगर तुम देखोगे कि हाँ ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें खाली फ्रीली हैंगिंग दिखेगा। तो बच्चों ये यहाँ पे 5 प्राइम एंड ऑफ शुगर इज खाली है ना, तो हम इसे बोलते हैं 5 प्राइम एंड। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, शुगर के मॉलिक्यूल को नॉर्मली क्या करना चाहिए था, अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ना चाहिए था। बट यहाँ पे देख रहे हो ये 3 प्राइम एंड जो अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जुड़ने वाला था वो जुड़ा नहीं है, क्योंकि डीएनए फाइनाइट लेंथ का होता है ना कहीं तो डीएनए का साइज खत्म होगा। तो बच्चों वहां पे जाके एक आखिरी न्यूक्लियोटाइड भी होगा, और उस आखिरी न्यूक्लियोटाइड का ये जो 3 प्राइम एंड होगा वो खाली होगा, वो किसी फॉस्फेट से लिंक नहीं होगा, यहाँ पे कोई फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज नहीं होगी, तो हम इसे बोलेंगे 3 प्राइम एंड। ठीक है, अब इस पूरी चेन को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, या फिर हम इसे स्ट्रैंड भी बोलते हैं डीएनए की, क्योंकि डीएनए वाटसन एंड क्रिक ने बताया था बच्चों की 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है और वो दोनों स्ट्रैंड्स होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने पहली बात बताई थी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल्स बैकबोन का काम करते हैं। मतलब ये और ये और ये और ये, इतना एरिया, ये नाइट्रोजनस बेस को काट दो, इतना एरिया जो तुम्हें दिख रहा है ना ऊपर का, ये बैकबोन है डीएनए की। और ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब एक स्ट्रैंड ये बना दी, एक स्ट्रैंड यहाँ पे मैं ऐसी और बना दूंगी। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का भाग ये है, तो बीचों बीच में सेंटर में ये नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा कि क्योंकि 2 स्ट्रैंड्स होती हैं तो 2 स्ट्रैंड्स कैसी रखी होनी चाहिए ये भी हमें पता करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो पोलैरिटी है, इधर से देखोगे तो 5 प्राइम एंड दिख रहा है, उधर से देखोगे तो 3 प्राइम एंड दिख रहा है। तो उन्होंने कहा एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन तुम्हें लेफ्ट से खड़ा होना है, और लेफ्ट में खड़े होकर पता देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है इसकी डायरेक्शन, है ना, या फिर इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ जा रही है। तो अगली जो स्ट्रैंड बनाओगे उसमें 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ पोलैरिटी जाएगी। समझ आया? यानी कि यहाँ पर आएगा 3 प्राइम एंड और वहां पर आएगा 5 प्राइम एंड। समझ आया? और बच्चों इनका जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो इधर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा ताकि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में आए नाइट्रोजनस बेस। चलो बनाते हैं, इसका उल्टा मॉलिक्यूल बनाओ और पोलैरिटी भी रिवर्स करते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ आना चाहिए 5 प्राइम एंड खाली। 5 प्राइम एंड खाली कैसे आएगा? फॉस्फेट खाली हो जाए, है ना। और नाइट्रोजनस बेस उन्होंने बोला सेकंड पॉइंट कि नाइट्रोजनस बेस आमने सामने आने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों नाइट्रोजनस बेस लगा होता है 1 प्राइम एंड से, तो ये होना चाहिए 1 प्राइम एंड। ठीक है, यहां से लगा दो बच्चों नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अच्छा और बच्चों फॉस्फेट लगा होना चाहिए 5 प्राइम कार्बन से, और 5 प्राइम एंड इधर खाली होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ये है 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, तो 5 प्राइम कार्बन ये बन गया। ठीक है, और इससे जुड़ा होना चाहिए फॉस्फेट ग्रुप। आया समझ? नाइट्रोजनस बेस, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट ग्रुप, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ये फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बना दो। और देखो नाइट्रोजनस बेस आमने सामने आए। चलो अपनी कॉपी में बनाओ। ठीक है,
ठीक है, बदले बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कैसे जोड़ना है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। कैसे, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो 5 प्राइम एंड से जुड़ा हुआ है, सॉरी, एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर मॉलिक्यूल का 3 प्राइम कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा जो उसके 5 प्राइम शुगर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये तो है 5 प्राइम है ना, और ये है 4 प्राइम, 3 प्राइम, 2 प्राइम, 1 प्राइम। यहाँ पे देखो ये 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब बच्चों एक का 5 दूसरे के 3 से, इसका फॉस्फेट इसके 3 से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, यानी कि वहां से चलो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन गई, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। अब एक हो गया बच्चों यहाँ पे 3 प्राइम एंड खा लिया, तो ये हो गया बच्चों 3 प्राइम एंड, और इधर 5 प्राइम वाला खा लिया, तो ये हो गया 5 प्राइम एंड। याद रखोगे इतनी बार, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लोगे। अब बच्चों क्या है, उन्होंने बोला कि इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी, की जो 2 स्ट्रैंड्स होती हैं उनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। इसको रीड कर रहे हो आप तो कैसे रीड कर रहे हो, 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में रीड कर रहे हो, और इसको रीड कर रहे हो तो पहले 3 प्राइम एंड आ रहा है, फिर 5 प्राइम एंड आ रहा है, तो इसकी पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी, है ना। और उन्होंने एक और बात बोली कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स के, वो हमेशा आमने सामने आते हैं, है ना। और उसकी कंडीशन क्या बताई कि प्यूरीन हमेशा पाइरिमिडीन के सामने आता है। प्यूरीन में कौन कौन आएगा, एडेनिन, ग्वानिन, और पाइरिमिडीन में क्या आएगा डीएनए के केस में, साइटोसिन और थाइमिडीन, है ना, सॉरी साइटोसिन और थाइमिन, क्योंकि थाइमिडीन तो न्यूक्लियोसाइड हो गया ना, थाइमिन इज द नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो इसके सामने कौन सा नाइट्रोजनस बेस आना चाहिए, थाइमिन आना चाहिए, क्योंकि डीएनए है। किस बेसिस पे है, इरविन चारगाफ की बेस पेयरिंग के रूल पे। उनका बेस पेयरिंग का रूल था कि एडेनिन और थाइमिन का रेशियो बराबर होता है 1 के, और ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो बराबर होता है 1 के। रेशियो का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एडेनिन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको डिवाइड करूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ थाइमिन, तो इन दोनों के नंबर की जो डिवीजन आएगा वो 1 आएगा, यानी कि ये जितने हैं उतने ये होंगे। ऐसे ही जीसी का भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस आमने सामने रख दो और एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन रखो, है ना। और अच्छा, अगर बच्चों यहाँ पर थाइमिन हुआ तो यहाँ क्या आएगा बताओ, एडेनिन आ जाएगा, है ना। थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ आएगा। अगर यहाँ पे साइटोसिन हुआ तो यहाँ कौन आएगा बताओ, ग्वानिन, और अगर यहाँ पे ग्वानिन हुआ तो उसके सामने कौन आएगा, साइटोसिन। ठीक है, ऐसा ही होने वाला है। तो बच्चों उन्होंने कहा इसको बोलते हैं बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर होगा, थाइमिन और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से पेयर होगा। उन्होंने बोला एडेनिन एक प्यूरिन है, थाइमिन एक पाइरिमिडीन है। प्यूरिन में बच्चों ये एक प्यूरिन है, ये एक पाइरिमिडीन है ना। यहाँ पे भी देख लो, थाइमिन एक पाइरिमिडीन है, CUT इज पाइरिमिडीन। एडेनिन एक प्यूरिन है, पाइरिमिडीन के सामने हमेशा प्यूरिन आ रहा है। साइटोसिन एक प्यूरिन है, सॉरी पाइरिमिडीन है। ग्वानिन एक प्यूरिन है। ऐसे ही ये एक प्यूरिन है और ये एक पाइरिमिडीन है। और आपको याद होगा बच्चों उन्होंने बोला था कि प्यूरिन हमेशा पाइरिमिडीन के सामने आएगा, है ना। यानी कि प्यूरिन में कितनी रिंग्स होती हैं बच्चों, 2 रिंग्स होती हैं, और पाइरिमिडीन में एक ही रिंग होती है। तो प्यूरिन के सामने आ रहा है पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन के सामने आ रहा है बच्चों प्यूरिन, है ना। पाइरिमिडीन के सामने आ रहा है बच्चों प्यूरिन, और प्यूरिन के सामने आ रहा है बच्चों पाइरिमिडीन। तो मतलब इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में आप देख पा रहे हो हर जगह, हर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में 3-3 रिंग्स ही आ रही है बीच में, 3-3 रिंग्स ही आ रही है। तो इससे पता चलता है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, एक हेलिक्स ये एक हेलिक्स ये, जो डबल हेलिक्स है इन दोनों के बीच में बराबर डिस्टेंस है पूरे डीएनए में, है ना। यानी कि ये बराबर डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा डिस्टेंस है कहीं पे कम डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस हो गई यहाँ कम डिस्टेंस हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्यूरिन अगर एडेनिन, और उन्होंने बताया एडेनिन अगर थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा याद करो, हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
एडेनिन और थाइमिन बच्चों कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे आपस में, 1 2। पाई और साइटोसिन और गुआनिन आपस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? 1 2 और 3, 1 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब आप ये मत बोलना कि भाई यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, आपस में चिपक जाएंगे। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड है, ठीक है, तो उससे डीएनए की लेंथ में, मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में ज्यादा अंतर नहीं आता। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहता है, मतलब यहाँ पे अगर डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में रहेगा अप्रोक्सीमेटली। यहाँ और यहाँ तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रहेगा। बट यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, बट बच्चों अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इतना वीक बॉन्ड होता है कि मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं दे पाएगा वो कि हमें विजिबल हो जाए कि हाँ भाई बहुत ज्यादा पास आ गए हैं ये दोनों, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस दिखेगी अप्रोक्सीमेटली पूरे डीएनए में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि बच्चों अब ये जो 2 चेन्स हैं ये कॉइल्ड कैसे हैं, है ना। डीएनए तो 2.2 मीटर लंबा मॉलिक्यूल है, ये मैं आगे भी बात बताऊंगी, बट अभी मैं बता दे रही हूँ हमारा जो डीएनए है वो 2.2 मीटर लंबा स्ट्रैंड है, मतलब 2.2 मीटर लंबा धागा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बहुत ज्यादा लंबा है बच्चों। ठीक है, ये तो 1 मीटर हुआ, इतना ही और, तो हमारी सेल तो इतनी लंबी नहीं होती। तो डीएनए की पैकेजिंग कैसे हुई हुई है वो भी हमें सीखना होता है। तो बच्चों जो डीएनए होता है ना वो कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे एक स्ट्रेट धागा है ना, और उसको आप एक कॉइल की फॉर्म में रख दो, तो ये बच्चों कॉइल की फॉर्म में होता है। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है, ये बच्चों इस तरह से कॉइलिंग कर रहे होते हैं, आपस में कॉइलिंग कर रहे होते हैं। कैसे कॉइलिंग होती है? राइट हैंडेड फैशन में। अब ये राइट हैंडेड फैशन का मतलब समझो। राइट हैंडेड फैशन का क्या मतलब है? देखो, अपना राइट हैंड लो और अपने स्टेयरकेस देखे हैं जो घुमावदार स्टेयरकेस होते हैं, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, स्टेयरकेस पे आप ऊपर चढ़ के जाते हो, ऐसे स्पाइरल स्टेयरकेस होते हैं, है ना। तो कुछ बच्चों इस तरह से स्पाइरल्स होते हैं और कुछ बच्चों इस तरह से स्पाइरल स्टेयरकेस होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो स्टेयरकेस अपना राइट हैंड लो और राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो और स्टेयरकेस में नीचे खड़े हो जाओ। ठीक है, थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट करो, ये राइट हैंड की फिंगर्स हैं, इनको कॉइल करो। ठीक है, अब बच्चों जो स्टेयरकेस इस कॉइल के फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब यूं करके घूम रहे हैं, है ना, यूं करके घूम रहे हैं ऊपर की तरफ, ये हो गया राइट हैंडेड। ठीक है, और बच्चों जो स्टेयरकेस अपने लेफ्ट हैंड को कर्ल करो और थंब को ऊपर पॉइंट करो, आप स्टेयरकेस पे नीचे खड़े करो और स्टेयरकेस को आप देख पा रहे हो कि ऐसे करके घूम रहा है वो। ठीक है, ऐसे इन फिंगर्स के कर्ल के अकॉर्डिंग, तो बच्चों ये लेफ्ट हैंडेड स्टेयरकेस हो गया। ठीक है ना, तो राइट हैंडेड फैशन का मतलब क्या होगा? आप डीएनए को देखोगे तो वो राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल होंगी, उस हिसाब से ये कर्ल्ड है ऊपर तक। आया समझ? अब बच्चों इसकी हेलिक्स बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया बच्चों हेलिक्स। ठीक है, अब बच्चों ये एक स्ट्रैंड है और ये वाली दूसरी स्ट्रैंड है और ये दोनों राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज्ड है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो राइट हैंडेड याद रखना, ऑप्शन में वो आपको लेफ्ट हैंडेड भी देगा, तो लेफ्ट हैंडेड मत सेलेक्ट करना। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या है, ये बेस पेयर्स भी होंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, इस तरह से बेस पेयर्स भी होंगे। तो बच्चों एक टर्न जब वो लेगा, है ना, देखो यहाँ से शुरू करा यूं करके वापस यहीं तक आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब देखो यहाँ से शुरू करा, मान लो यहाँ से शुरू करा, एक टर्न लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक वापस यहीं तक आ गया ये। ठीक है बच्चों, इसको बोला एक टर्न। एक टर्न में बच्चों 10 बेस पेयर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? एक टर्न में 10 बेस पेयर मिलेंगे। और ये जो 2 बेस पेयर हैं, एक बेस पेयर ये हो गया, है ना, देखो एक बेस पेयर हो गया बच्चों ये, और दूसरा बेस पेयर हो गया बच्चों ये। ठीक है, इन दोनों बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है बच्चों 0.34 नैनोमीटर। ठीक है,
0.34 नैनोमीटर, इसको याद रखो। और ये जो बच्चों पिच, इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ से लेके एक जो टर्न हो गया इसके डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों पिच। तो एक पिच में 10 बेस पेयर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बच्चों 0.34, इन दोनों के बीच की 0.34, 0.34। तो ये जो टोटल लेंथ यहाँ तक स्पैन हुई ये होगी बच्चों 3.4 नैनोमीटर। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने बोला कि जो एक बेस पेयर है वो दूसरे बेस पेयर के ऊपर होता है, मतलब ये वाला बेस पेयर इसके ऊपर होगा, ये वाला इसके ऊपर होगा, ये वाला इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, एक के ऊपर एक स्टैकिंग होती है। ठीक है, याद रहेगा इतना, बस थोड़ा 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 घुमाव आ जाता है, इतना याद रहेगा। ये था बच्चों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। उस मॉडल ने हमें बताया कि डीएनए दिखाई कैसा देता होगा, तो बच्चों कुछ ऐसा दिखाई देता होगा। अब बच्चों आपकी एनसीईआरटी ने आपसे एक सवाल पूछा है, कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में ये जो प्यूरिन और पाइरिमिडीन आ रहे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे जितनी है वो उतनी ही यहाँ पे क्यों है, उतनी ही यहाँ पे क्यों है, मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, बदल दिया था। फ्रांसिस क्रिक ने जेम्स वॉटसन के साथ ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल देने के बाद एक और थ्योरी दी। उन्होंने उनकी थ्योरी का नाम था बच्चों सेंट्रल डॉगमा। ये तो मॉडल हो गया डीएनए का, और एक थ्योरी हो गई। थ्योरी मतलब एक कहानी है ना, क्या थी वो, सेंट्रल डॉगमा। तो बच्चों ये सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, उन्होंने कहा कि डीएनए से डीएनए वापस बन सकता है, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। उन्होंने कहा डीएनए से आरएनए भी बन सकता है, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर प्रोटीन भी बन सकता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बच्चों ट्रांसलेशन, उन्होंने बोला। ठीक है, तो ह्यूमंस में इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, क्योंकि डीएनए है हमारी जेनेटिक मटेरियल। अब बच्चों वायरसेस में क्या होता होगा, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता ही नहीं है, उनमें तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो वो क्या करेंगे बच्चों, वो आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बना देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों उन्हें आरएनए से डीएनए बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, तो बच्चों वो आरएनए से डीएनए बना देंगे, बट उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीएनए से आरएनए बनाने को तो ट्रांसक्रिप्शन बोला, पर आरएनए से डीएनए उल्टा जाने को क्या बोलेंगे, रिवर्स जाने को क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ठीक है। बट ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो सेंट्रल डॉगमा की थ्योरी में नहीं है। सेंट्रल डॉगमा हमें बताता है डीएनए से आरएनए इन्फॉर्मेशन जाती है, आरएनए से प्रोटीन इन्फॉर्मेशन जाती है। ठीक है, प्रोसेसेस के नाम क्या है, और डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। अब बच्चों ये डीएनए का जो हेलिक्स होता है इसकी पैकेजिंग समझते हैं, है ना। ये तो हो गया डीएनए कैसा होता है एक्चुअल में। अब ये सेल के अंदर ऐसा खुला हुआ नहीं पड़ा रहता, ये किसी पर्टिकुलर फैशन में पैक्ड होता है। ठीक है, कैसे पैक्ड होता है वो सीखते हैं बच्चों। इतना लंबा डीएनए का मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर कैसे रखा हुआ है, कितना लंबा है डीएनए का मॉलिक्यूल, किसी को पता है बच्चों। हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल में 3.3 टाइम्स 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। ये बच्चों हैप्लॉइड कंटेंट है डीएनए का। हैप्लॉइड कंटेंट मतलब जब हमारे क्रोमोसोम्स आधे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की सिर्फ एक ही सेल बच्चों हैप्लॉइड होती है, कौन सी, जो गैमीट होती है, सिर्फ वही हैप्लॉइड होती है, बाकी की सारी सेल्स डिप्लॉइड हैं। उन सेल में डीएनए में कितने सारे न्यूक्लिक बेस पेयर्स होंगे, इसके डबल होंगे ना, डिप्लॉइड में इसके डबल हो जाएंगे, डबल नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे। यानी कि ये जो डीएनए है इसमें बच्चों एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, तीन बेस पेयर, ऐसे करके करते 6.6 टाइम्स 10⁻⁹ बेस पेयर्स होंगे इन टोटल। तो डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होगी एक सेल में बच्चों, एक सेल में होते हैं इतने बेस पेयर्स, और दो न्यूक्लियोटाइड, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, ये रहा एक बेस पेयर, ये रहा दूसरा बेस पेयर, बड़ा बनाते हो बच्चों, ये रहा एक बेस पेयर, ये रहा बच्चों दूसरा बेस पेयर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, टोटल ऐसे कितने बेस पेयर्स हैं, 6.6 टाइम्स 10⁻⁹ बेस पेयर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट कर लो, 6.6 टाइम्स 10⁻⁹ को 0.34
नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 1 2 बेस पेयर 3 4 5 6 7 मतलब जितने भी बेस पेयर होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो कितना आएगा बच्चों, कर दो 4 6 4 24 2 20 44 4 2.244 टाइम्स 10⁻⁻0 मीटर, है ना। अप्रोक्सीमेटली आपकी बुक में लिखा है 2.2 मीटर। जो ह्यूमन डीएनए है उसकी लेंथ बच्चों लगभग 2.2 मीटर होती है। बच्चों आपके एनसीईआरटी ने पूछा है ई कोलाई के डीएनए जो है, ई कोलाई कौन होता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, इसके जो डीएनए की लेंथ है वो है बच्चों 1.36 मिलीमीटर। अब आपको बताना है इस पूरे डीएनए में, इतने लंबे डीएनए में कितने बेस पेयर्स होंगे, बता सकते हो, कैसे बताओगे। 2 बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो इतना डिस्टेंस कितने बेस पेयर के बीच में होगा, है ना। तो 1.36 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो और इसको डिवाइड कर दो 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.34 टू 10⁻⁻9 मीटर। जो भी आंसर आएगा बच्चों वो ई कोलाई के डीएनए की अप्रोक्सीमेट लेंथ हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ई कोलाई के डीएनए में अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं वो पता चल जाएंगे, ठीक है। बच्चों बात करते हैं कि ई कोलाई का जो सेल होता है, बैक्टीरियल सेल है, उसमें डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, और ह्यूमन का जो सेल है उसमें डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। तो बच्चों ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना, और एक न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं होता, उसमें वेल डिफाइंड, ई कोलाई प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो ई कोलाई में डीएनए एक छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। जिस जगह में ये डीएनए दिखाई देता है उस जगह को बच्चों बोलते हैं, ये लूजली डिफाइंड बाउंड्री बना दो, इस जगह को बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोइड। मतलब जिस रीजन में डीएनए फैला हुआ है ना उस रीजन को बोल दिया न्यूक्लियोइड। यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस की स्पेलिंग NUCLEUS होती है, यूएस हटा के ऑइड लगा दिया, ऑइड मतलब लाइक, मतलब ये जगह जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है उस जगह को बोल दिया ये न्यूक्लियस जैसी जगह है, क्योंकि डीएनए जनरली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब बच्चों ये जो डीएनए है यहाँ पे तो कोई न्यूक्लियस होता नहीं है, तो यहाँ पे डीएनए कैसे होगा बच्चों, डीएनए यहाँ पर भी एक छोटी सी जगह में इकट्ठा होके रहता है, और जिस जगह में इकट्ठा होकर रहता है उस जगह को न्यूक्लियोइड बोल दिया है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस सेल के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि कैसा होता है कि डीएनए तो एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, कैसा बच्चों, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो डीएनए होता है ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, कौन से प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन, इन पर चार्ज होता है बच्चों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इनके ऊपर ये डीएनए रैप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इस डीएनए को इकट्ठा करके रखते हैं अपने पास, ठीक है ना, अपने ऊपर लपेट के रखते हैं, और ये लार्ज लूप्स में रहता है, ठीक है, बड़े बड़े लूप्स बन जाते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, अब ये डीएनए चल रहा है तो इसके ऊपर ये स्कैटर हो गया, ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया, ऐसे करके इसके ऊपर इकट्ठा होके रहता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो ये एक पर्टिकुलर जगह में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये तो हो गया बच्चों प्रोकैरियोट में डीएनए कैसे पैक्ड होता है। ह्यूमन में डीएनए कैसे पैक्ड होता है, यूकैरियोट्स में, ह्यूमन यूकैरियोट है ना एक, तो यहाँ पे लिख दो यूकैरियोट, सभी यूकैरियोट्स में ऐसे ही पैक्ड होता है, सभी प्रोकैरियोट्स में भी ऐसे ही पैक्ड होता है। तो बच्चों यूकैरियोट्स में भी कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, कैसे, बच्चों ये प्रोटीन्स का नाम होता है हिस्टोन, ठीक है। ये हिस्टोन और जो डीएनए होता है, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी, कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं बच्चों हमारे सेल के अंदर जिन्हें बोला जाता है हिस्टोन, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स डीएनए को अपने ऊपर रैप करके रखते हैं। अब आप बोलोगे ये प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से, बच्चों जैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है वैसे प्रोटीन भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। ये अमाइनो एसिड्स एक चेन में लगे होते हैं, है ना।
यहाँ पे एक ना एक आखिरी अमाइनो एसिड होता है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना, अर्जिनिन, लाइसिन, वेलिन, हिस्टिडीन, ये सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, सॉरी बायोमोलिक्यूल्स में, कि इन अमाइनो एसिड्स पे चार्ज होता है ना। कुछ बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना, एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं बेस्ड ऑन द नेट चार्ज। तो बच्चों यहाँ पर जैसे 5 अमाइनो एसिड लगाए, है ना। अब ये 5 अमाइनो एसिड में बच्चों पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड 2 है, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड 3 है, और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड बच्चों 2 है। तो बच्चों ये जो प्रोटीन होगा, ओवरऑल प्रोटीन, इस ओवरऑल प्रोटीन पे नेट चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हो गया बच्चों पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है ना। और जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसे बोलते हैं बच्चों बेसिक प्रोटीन। बेसिक किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, है ना, उसी को तो बेसिक बोलते हैं। सॉरी, बेसिक किसे बोलते हैं बच्चों? जिसके पास पॉजिटिव ज्यादा हो, है ना, यानी कि वो H+ को डोनेट ना कर पाए बट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने जैसी चीजें दिख रही है जिनके पास एक्सेस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को बोलते हैं बेसिक प्रोटीन। और ये बेसिक प्रोटीन कैसे बनते हैं? जब ऐसे अमाइनो एसिड्स हों ज्यादातर जिन पे नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज कितना हो? पॉजिटिव, तो हो जाएगा बच्चों हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज। अब बच्चों ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक क्यों होता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड्स अर्जिनिन और लाइसिन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अर्जिनिन और लाइसिन बच्चों इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हिस्टोन भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कोई भी प्रोटीन बच्चों किसी पर्टिकुलर फैशन में अरेंज होता है। हिस्टोन प्रोटीन अरेंज होता है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टामर। ऑक्टामर माने क्या? यहाँ पे एक हिस्टोन का प्रोटीन, है ना, एक और हिस्टोन का प्रोटीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स, 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, आपस में ये जुड़े हुए होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको बोला जाता है हिस्टोन का ऑक्टामर। जैसे आपने राइबोसोम्स में पढ़ा था, राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती हैं, 60S और 40S, और वो दोनों जुड़ के डाइमर बना लेती हैं, है ना। वहां पे भी मर वर्ड यूज हुआ था, मतलब आपस में जुड़ जाती हैं, और उसे क्या बोलते हैं? डाइमर बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलोगे? हिस्टोन का ऑक्टामर, क्योंकि ये 8 प्रोटीन्स आपस में जुड़ गए। हिस्टोन के ही 8 प्रोटीन्स, ये एक हिस्टोन है, दूसरा हिस्टोन, सारे आइडेंटिकल प्रोटीन्स हैं, ये आपस में जुड़ के ऑक्टामर इन्होंने बना दिया है, ठीक है। अब ये हिस्टोन का ऑक्टामर कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर पे ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो इसके ऊपर रैप हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों इस मॉलिक्यूल को तो बोल दिया हिस्टोन का ऑक्टामर, क्योंकि ये हैं 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए। अब इसी हिस्टोन ऑक्टामर पे बच्चों डीएनए का मॉलिक्यूल जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो इस पे आकर लिपट जाए, है ना, तो इसको बोलने लग जाएंगे हम न्यूक्लियोसोम, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक हिस्टोन ऑक्टामर पे कितना लंबा डीएनए रैप होता है इसकी भी जानकारी है बच्चों, 200 बेस पेयर लंबा, है ना। 200 बेस पेयर लंबा मतलब 2 बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है ना। तो 200 बेस पेयर के बीच में कितने नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा? 68 नैनोमीटर का, यानी कि एक हिस्टोन ऑक्टामर पर 68 नैनोमीटर लंबा डीएनए रैप हुआ होता है, ठीक है। या फिर आप याद रखो 200 बेस पेयर। अब इतना डीएनए यहाँ पे रैप हो गया। अब ऐसे ही और भी हिस्टोन के ऑक्टामर होंगे, ये भी हिस्टोन का ऑक्टामर, ये भी हिस्टोन का ऑक्टामर, ठीक है। अब ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये तो लंबा से अब ये चल रहा है, ये डीएनए के मॉलिक्यूल को फिर से हिस्टोन का ऑक्टामर मिल गया, फिर से इसके ऊपर लिपट गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ा, मतलब यहाँ पे तो 200 बेस पेयर ही आएंगे, फिर और आगे बढ़ा 200 बेस पेयर इस हिस्टोन ऑक्टामर पे जुड़ गए, ठीक है। फिर और आगे बढ़ा 200 बेस पेयर इस हिस्टोन ऑक्टामर पे जुड़ गए। तो बच्चों ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो फ्री धागा है और ये धागा यहाँ पे लिपटा हुआ है, जैसे वुलन बॉल्स होती है ना, फिर ये धागा खुला हुआ है, फिर यहाँ पे लिपटा हुआ है। तो बच्चों ऐसा लगता है जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो ना, है ना, तो आपको ना ऐसे करके एक लंबी सी थ्रेड दिखाई देती है और उसके ऊपर ऐसे करके बीड्स दिखाई देती है, ठीक
ठीक है। और इस पूरे लंबे धागे को जिनके ऊपर ये बीड्स दिखाई दे रही हैं, इस धागे को बच्चों हम बोलते हैं क्रोमेटिन। आपके एनसीईआरटी में फोटो बना हुआ है, जब आप माइक्रोस्कोप से क्रोमेटिन को देखते हो तो वो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग ऐसा दिखाई देता है स्ट्रक्चर, यानी कि एक धागे पे मोती लगे हुए हैं। और ये जो मोती होते हैं ये क्या है, ये न्यूक्लियोसोम्स है। ये क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियोसोम्स है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब थ्योरेटिकली क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ह्यूमन के डीएनए में कितने न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होंगे? हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स, टोटल न्यूक्लियोसोम कितने प्रेजेंट होंगे? अप्रोक्सीमेट बताने हैं। देखो, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, दूसरे न्यूक्लियोसोम में भी डीएनए के 200 बेस पेयर। अब इन दोनों के बीच में जो डीएनए है, यहाँ पे भी तो कुछ बेस पेयर आएंगे, उनको आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो इसको जोड़ लो, है ना। तो टोटल बताओ। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर तो है 6.6 इंटू 10⁹, ठीक है। और एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर आ जाते हैं, 200 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 3.3 टाइम्स 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स आ जाएंगे। और ये अप्रोक्सीमेट नंबर है क्योंकि हमने यहाँ कितने बेस पेयर्स हैं उनको नहीं काउंट किया है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है। अभी बच्चों ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग है ना, ये क्रोमेटिन है। अभी ये जो लंबा सा धागा है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। अभी क्रोमेटिन भी आपस में जुड़ा हुआ होता है, मतलब क्रोमेटिन का लंबा धागा ऐसे ही नहीं पड़ा होता, ये कुछ और प्रोटीन से धागे आपस में चिपके हुए होते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिन से बनते हैं बच्चों क्रोमेटिन फाइबर्स, है ना। ये और ज्यादा ऐसे करके कॉइल हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे करके बीड्स बना लो, ठीक है। ये बन जाती है आपकी क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन फाइबर्स और ज्यादा कंडेंस्ड होती हैं, है ना। धीरे धीरे करके ये और ज्यादा कंडेंस्ड होने लगती है ना, और ज्यादा इकट्ठी होने लगती हैं। मेटाफेज स्टेज पे बच्चों ये इतनी ज्यादा कॉइल हो जाती है, इतनी ज्यादा कंडेंस हो जाती हैं कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देती हैं, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलने लग जाते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब बच्चों ये जो ये देखो, जैसे डीएनए था, डीएनए ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ था, है ना। ये तो डीएनए का धागा हो गया। अभी डीएनए के धागे को इकट्ठा करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन आए, है ना, न्यूक्लियोसोम्स बने जिससे क्रोमेटिन दिखा, क्रोमेटिन और कॉइल हुआ, और ज्यादा कंडेंस हुआ। मेटाफेज स्टेज पे ऐसा इतना हाईली कंडेंस हो गया, हाईली कॉइल हो गया। अब बच्चों इस हाईली कॉइलिंग में आपको नए तरह के प्रोटीन बीच में जरूरत पड़ती है ना। और भी प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो बच्चों हम ऐसे तो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को बांध के रखते हैं, बट हमने सिर्फ 2 ही प्रोटीन के नाम पढ़े हैं। एक तो हिस्टोन पढ़ा है जिसकी वजह से न्यूक्लियोसोम बनता है, और क्रोमोसोम किसकी वजह से बनते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स से। मतलब ये ही डीएनए हाईली कॉइल हो के फाइनली मेटाफेज स्टेज में आके क्रोमोसोम बना लेता है। जब तक मेटाफेज स्टेज नहीं आती, इंटरफेज चल रही होती है, उस टाइम पे डीएनए ऐसे ही स्कैटर्ड रहता है, उसमें कोई कॉइलिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। सॉरी, कोई कंडेंसेशन वगैरह नहीं होता डीएनए का, डीएनए की थ्रेड ऐसी बिखरी हुई पड़ी रहती है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो आप क्रोमेटिन का मॉलिक्यूल देख रहे हो, सॉरी क्रोमेटिन की जो थ्रेड देख रहे हो, इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो ये बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि स्ट्रिंग पे बहुत सारे मोती जड़े हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि मतलब कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, मतलब ऐसे करके। ये मान लो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्लाइड है ये। इस स्लाइड में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, लो बच्चों। बच्चों आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे स्लाइड, है ना, क्रोमेटिन की, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत हाईली, कैसे देखते हो आप माइक्रोस्कोप में, स्टेन करते हो ना, जब आप स्टेन करोगे तो आप देखोगे कुछ स्टेन्स ऐसे हैं
कुछ जगह ऐसी हैं उस स्लाइड में जो डार्कली स्टेन्ड है ना। देखो ये जगह ये डार्क स्टेन्ड है ना, और ये जगह कुछ जगह ऐसी हैं जो लाइटली स्टेन्ड है ना, लाइट स्टेन्ड है। तो बच्चों ऐसी जगह जो डार्क स्टेन्ड है वो कौन सी जगह है, न्यूक्लियोसोम, और इन जगहों को बोला जाता है बच्चों हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो है ना। टेक्निकली ये क्या है, टेक्निकली ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, ये जो बीट्स दिख रही है ये न्यूक्लियोसोम है, बट जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आप देखते हो कि डार्क स्टेन्ड रीजन्स हैं, कुछ लाइट स्टेन्ड रीजन्स हैं। जो लाइट स्टेन्ड रीजन्स हैं उन डार्क स्टेन्ड रीजन है उनको आप बोलते हो हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरो मतलब वो अलग से चमक रहे हैं है ना, अलग से चमक रहे हैं। लाइट स्टेन्ड रीजन होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं आप यूक्रोमेटिन। ठीक है, ये लूजली पैक्ड होता है ना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला रीजन ऐसे करके ये लूजली पैक्ड है, यहाँ पे कोई पैकिंग नहीं है ना, लूजली पैक्ड है ये, बट यहाँ पे देखो स्टोन पैक्ड है। तो ये वाला रीजन हो गया यूक्रोमेटिन है ना, और ये वाला रीजन हो गया हेटेरोक्रोमेटिन। ये आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा, मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग नाम है बच्चों। जैसे आप टेक्निकली देखोगे तो इनको आप न्यूक्लियोसोम बोलोगे और बीच में स्ट्रैंड डीएनए की स्ट्रैंड बोलोगे, बट आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बोलोगे हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन है ना। और बच्चों ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शन बताओ क्या होता है, भूल गए? अभी बताया था सेंट्रल डॉगमा जो एक साइंटिस्ट ने दिया था जेम्स वॉटसन ने, कि ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का बनना। तो हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए से आरएनए नहीं बनाता, सिर्फ जो यूक्रोमेटिन होता है वो ही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये ही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है बच्चों। यानी कि ये जो हेटेरोक्रोमेटिन, ये जो खुला हुआ रीजन दिख रहा है ना, जो बंधा हुआ नहीं है, सिर्फ वो ही ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेते हैं, यानी कि वो ही डीएनए से आरएनए बनाता है। समझ आ गया? अब बच्चों ये आप अच्छे से याद कर लो, वैसे आपको याद हो ही गया होगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, उस वीडियो में सवाल होंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के आसान है। ठीक है बच्चों, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।